Hello students, once again I welcome to all of you in the next e-lecture on atomic structure. Students, पिछले कुछ समय से हमने एटम्स के क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में स्टडी की। साथ ही हमने ये भी देखा कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को की पोजीशन को बताने के लिए हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स का होना जरूरी है। उन 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे ऑवो प्रिंसिपल। ऑवो प्रिंसिपल का मतलब क्या है? ऑवो प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जैसे अभी तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 क्वांटम इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन को पता करने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर्स का पता होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अब यदि हमें मान लीजिए इन क्वांटम नंबर्स का पता चल भी गया, लेकिन अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। ये हम सिर्फ क्वांटम संख्याओं के या क्वांटम नंबर्स की जानकारी से ही ज्ञात नहीं कर सकते। अब परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का जो विभिन्न कक्षकों में वितरण जो होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम क्वांटम नंबर से नहीं बता सकते। अब किसी भी एटम में जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, अब जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम ऑवो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज ऑवो प्रिंसिपल? इट इज इन जर्मन वर्ड इट मींस बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मींस निर्माण करना। ठीक है, तो ऑवो क्या है? ये मतलब है कि कोई भी जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो किस तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं, है ना। The Oppo principle is the building up of the electronic shell of atom as their atomic number increases, है ना। जैसे जैसे एटम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है तो जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है वो किस तरीके से डेवलप होती जाती है वो हमें ऑवो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम ये क्या कहते हैं, किसी भी एटम की जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें न्यूक्लियर चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? वो लगातार जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? जो उनकी लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल एनर्जी लेवल होता है वो उसको ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू बैलेंस द न्यूक्लियर चार्ज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। ठीक है, अब ऑवो प्रिंसिपल क्या है? ऑवो प्रिंसिपल अकेला कोई प्रिंसिपल नहीं है, कुछ रूल्स हैं जो कि मिला के इस ऑवो प्रिंसिपल को बनाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्या है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का अपवर्सन सिद्धांत। वो क्या कहता है, यदि किसी भी एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनमें किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर होते हैं वो चारों के चारों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, अलग अलग होते हैं। दूसरा है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या है? ये क्या कहता है, इसमें s ऑर्बिटल में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि जैसे हमारे पास p और d ऑर्बिटल है तो ये हम पढ़ चुके हैं कि p ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 3 p सबशेल में कितने होते हैं? 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 d ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और ये तीनों p ऑर्बिटल कैसे होते हैं? डिजनरेट होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। इस तरह ये पांचों d ऑर्बिटल कैसे होते हैं? सेम एनर्जी के होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले क्या करते हैं? सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं। यदि p ऑर्बिटल तो तीनों p ऑर्बिटल में सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, या d ऑर्बिटल तो इनमें पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन इन पांचों d ऑर्बिटल में जाएगा। जब ये पांचों d ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाएंगे उसके बाद फिर छठा इलेक्ट्रॉन जाके पेयरिंग शुरू करेगा। ठीक है,
तो इसमें हमें हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है पहले ऑक्यूपाई होते हैं और उसके बाद वो पेयरिंग शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है ये अभी अपन पढ़ेंगे। तीसरा है इसका N+L रूल। N+L रूल क्या है, यह रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग इन रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल शुड बी कंसीडर्ड। ऑर्बिटल की जो इंक्रीजिंग एनर्जी है उसको अपन कंसीडर करते हैं। सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल, यानी आपके पास यदि बहुत सारे ऑर्बिटल हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले आपका 1s भरेगा, फिर 2s भरेगा, फिर 2p, फिर 3p एंड सो ऑन, है ना। अब क्या है, वेरिएशन इन रिलेटिव एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल आल्सो अफेक्ट द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग द ऑर्बिटल इन डिफरेंट एटम्स। ये वाला जो आपका सीक्वेंस है वो थोड़ा सा जो रिलेटिव एनर्जी आएगी उस पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ने से पहले, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें क्या है 4 क्वांटम नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन ऑक्यूपाई एनी गिवन ऑर्बिटल विद इन एनी प्रिंसिपल क्वांटम लेवल इज लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो है ये पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के द्वारा बताया गया कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव द आइडेंटिकल वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक जैसा नहीं हो सकता, ये पॉलिश ने बताया था। इसके अनुसार क्या होता है, परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंस रखता है। किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मान लीजिए यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर Ag मिथाइल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान समान है, तो फिर क्या है जो चौथा क्वांटम नंबर है स्प्रिंग क्वांटम नंबर वो उसका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 1s कक्षक है, 1s कक्षक में क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, Ag मिथाइल क्वांटम नंबर सेम होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, लेकिन फिर उनका स्प्रिंग क्वांटम नंबर अलग हो सकता है। तो इस नियम के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं जिनका की जो स्पिन है वो कैसा होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब इसको मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हीलियम आपके पास है ना। अब इसमें हीलियम में तो क्या है हाइड्रोजन और हीलियम, यानी हीलियम का क्या होगा 1s2, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो हीलियम में क्या है 2 ही इलेक्ट्रॉन है और एक शेल है, तो उसमें तो क्या है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनका के अपोजिट स्पिन होता है। लेकिन जैसे हम हीलियम के आगे लिथियम पे चलते हैं तो लिथियम पे क्या होता है 1s2 2s2 2, है ना। 1s2 2s2 और 1s2 2s1। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिथियम में क्या है, लिथियम में मान लीजिए यदि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, पहले शेल की बात अपन करते हैं। पहले शेल की यदि अपन बात करें लिथियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इन तीनों इलेक्ट्रॉन में मान लीजिए यदि हम ये कहें कि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है, Ag मिथाइल क्वांटम नंबर भी सेम है, दिग्दंशी क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है। ठीक है, अब लेकिन इन तीनों में से ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इनमें से सिर्फ अब अपन यदि इनका स्पिन क्वांटम नंबर देखें तो एक का मान लीजिए +½ हो गया, एक का -½ हो गया, 2 ही होते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होगा, या तो +½ होगा या -½ होगा, यानी कि किसी एक इलेक्ट्रॉन से तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि 2 वैल्यू हो गई। अब हम क्या कहते हैं पॉलिश प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बिल्कुल यदि मान लीजिए उनका प्रिंसिपल क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ है या माइनस हाफ है, तो क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर के रखेंगे, जो कि पॉलिस के अकॉर्डिंग संभव नहीं है। तो इसमें क्या है, लिथियम में ओनली जो सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है वो तो किस में जाएंगे, n=1 में जाएंगे, और थर्ड वाला किस में जाएगा, 2 में जाएगा। तो 1s2 और 2s1 ये होता है लिथियम का, क्योंकि इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि पहली में यदि आएंगे तो तीनों इलेक्ट्रॉन के क्वांटम, चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, जो कि पॉलिस के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या कहता है, एनी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑपोजिट स्पिन। For 2 electrons of an orbital, value of n, l, and m are identical, but values of s are non-identical. क्या है कि कोई भी ऑर्बिटल जो है वो सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है, जिसकी स्पिन कैसे होगी, अपोजिट होगी। तो एक ऑर्बिटल में मान लीजिए यदि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके लिए n, l और m के मान तो सेम होंगे, लेकिन s के मान अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हमारा आता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जितने भी आपके पास ऑर्बिटल हैं उनमें पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में। यदि आपके पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले उनमें सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, जिनकी स्पिन कैसे होती है, पैरेलल होती है। और जब सारे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल भर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिर क्या होता है, उनमें पेयरिंग होनी शुरू होती है। तो अब इसके लिए समझने के लिए देखिए अपन ने क्या कहा, वो कहता है मान लीजिए आपके पास ये पॉसिबिलिटी है 1s2, 2s2 एंड 2p, ठीक है, ये ऑर्बिटल है। अब इसमें 1s तो क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 1 हो गया, ठीक है। 2s2 में s और p की एनर्जी कैसी हो गई, अलग अलग हो गई। अब मान लीजिए 2 अपने पास 2p3 है ना, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, ये p में क्या है, px, py और pz, तीन ऑर्बिटल है, तीनों कैसे हैं, सेम एनर्जी के हैं। तो px, py और pz जब तीनों सेम एनर्जी के हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पहले इनमें सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, ठीक है। और जब ये सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, पेयरिंग होना शुरू होगा। तो यदि इस तरीके से भरते हैं जबकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खाली है और ये पेयरिंग यहाँ पे शो गए, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता। पहले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सिंगली ऑक्यूपाई होते हैं, ठीक है। The Hund's rule of maximum multiplicity states that within a given set of orbitals, when more than one orbital of equivalent energy are available, यानी आपके पास जो ऑर्बिटल दिए गए हैं उनमें से एक से अधिक ऑर्बिटल इक्विवेलेंट एनर्जी, समान एनर्जी के एक से अधिक ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, तो ईच ऑर्बिटल मस्ट बी ऑक्यूपाइड सिंगली। सबसे पहले हर ऑर्बिटल में कैसा होगा, सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे इलेक्ट्रॉन, जिनकी स्पिन कैसे होंगी, पैरेलल होगी, बिफोर एनी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन अकर इन द सेम ऑर्बिटल। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, यदि आपके पास 7 एटॉमिक नंबर का कोई एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ये वाला ये गलत है, ऐसे नहीं भरा जाएगा, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे और उसके बाद ही पेयरिंग शुरू होगी, ठीक है। अब हमारे सामने सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में या अनपेयर्ड अवस्था में रहना क्यों पसंद करते हैं, और उन सभी का चक्रण एक ही दिशा में होता है। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा आपको कि हुंड्स के रूल के अकॉर्डिंग जब समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो वे जब तक युग्मित नहीं होते तब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। तो इसका वो क्या है,
इसका कारण ये है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे भी क्या, यदि 1s to 2s1 है, ठीक है, तो ये सही है और ये गलत है। क्यों? क्योंकि 1s और 2s की एनर्जी अलग अलग है। एक सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, ठीक है। ये अधिकतर क्यों होता है? ये अधिकतर इसलिए होता है, देखिए पहले तो इसको ये समझिए, जब एक इलेक्ट्रॉन भर गया, ठीक है, 1s ऑर्बिटल, आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, तो सेकेंड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ये डिसाइड करेगा कि एनर्जी किसके लिए चाहिए, ज्यादा चाहिए, ठीक है। ये अपन ने देखा था ना, ठीक है। अपन ने इससे प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा था? अपन ने इससे प्रीवियस स्लाइड में ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन पहले s ऑर्बिटल में भर जाता है, उसके बाद वो 2s में जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब 1s में ऑर्बिटल आ गया, तो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन है, या तो 1s में आके पेयर हो जाए या फिर 2s में चला जाए। तो ये वो कौन सा काम करेगा जिसमें एनर्जी कम चाहिए। यदि 1s में पेयरिंग के लिए एनर्जी कम चाहिए, युग्मित होने के लिए कम चाहिए, तो 1s में आएगा, और ये 2s में जाने के लिए एनर्जी कम चाहिए तो एनर्जी 2s में जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, एक ही ऑर्बिटल में जो पेयरिंग एनर्जी होती है, युग्मित होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो कम होती है बजाय किसके की, हायर एनर्जी शेल में जाने के लिए। इसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2s में जाने के बजाय 1s में ही पेयर्ड होगा, ठीक है। ये जनरली s ऑर्बिटल में मायने नहीं रखते, क्योंकि s ऑर्बिटल में तो क्या था, एक ही कक्षक में एक ही कक्षक होता है s तो। लेकिन डी जनरेट जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें क्या है, उसे पेयरिंग मायने रखती है। तो अब अपन ये देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा दो कारण से होता है। अलग अलग ऑर्बिटल में जाने पर इलेक्ट्रॉन के मध्य कोई भी रिपल्शन फोर्स काम नहीं करता है। पहला कारण तो ये हो गया। और यदि सब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में होंगे, इनका स्पिन एक ही दिशा में होगा, तो क्या होगा, इनकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी और ये स्टेबिलिटी को गेन कर लेंगे, ठीक है। तो डीजनरेट ऑर्बिटल में क्या होता है, यदि मान लीजिए पेयरिंग शुरू हो जाए, तो वहां पे क्या होता है, कुछ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, ठीक है। और जो अनपेयरिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में आता है, इसलिए उसमें कोई भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन समान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, ये क्या करते हैं कि एक दूसरे से बहुत दूर जाएंगे, जिससे कि इनमें रिपल्शन कम से कम हो, ठीक है। That is, pairing of electron in the same orbital will need a considerable energy. यदि एक ही ऑर्बिटल में पेयरिंग होगी, तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे और इससे इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, यदि आपके पास कोई खाली, आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ कक्षक है, तो इसमें क्या होता है, ये कक्षक ज्यादा स्टेबल होते हैं बजाय किसी और अरेंजमेंट के, ठीक है। अब अपन ये मानते हैं कि आधा भरा हुआ कक्षक क्यों स्टेबल होता है। यहाँ पे बात ये आ गई है, यहाँ पे अपन पहले क्या बात आ गई, पहले तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में या समान ऊर्जा के कक्षकों में अयुग्मित ही भरेगा, और उसके बाद वो युग्मित होगा, क्योंकि युग्मित होने पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा, और दूसरी बात, अयुग्मित होने पे इनकी स्पिन एक डायरेक्शन में होती है, इसलिए इनका स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन साथ में ये भी है कि आधे भरे हुए, पूरे भरे हुए या खाली कक्षक ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब यह हमारा है कि क्यों खाली भरे हुए कक्षक ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसके दो रीजन है। तो इसको अपन क्या करते हैं, डी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को लेकर अपन समझते हैं। अब मान लीजिए आपके पास D5 यदि कोई कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो D5 यदि कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैग्नीज का होता है,
डी कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 10 आते हैं। तो D5 कैसा हो गया आपका? हाफ फिल्ड हो गया। तो ये क्या करेगा कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और ना ही ये इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, यानी क्या हो गया कि स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, दो तरीके के हमारे पास काम आते हैं। पहला तो है रिपल्शन एनर्जी और दूसरा है आपकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यदि दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में प्रवेश करते हैं तो समान आवेश के कारण इनका इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक या अंतर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, जिसमें युग्मन के लिए इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, युग्मन हो रहा है, युग्मन होने पास पास आ रहे तो उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी पेयरिंग के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग कक्षकों में प्रवेश करते हैं, जिससे इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होता है। तो रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस caused due to the mutual electrostatic repulsion between the electron। दूसरा क्या है, जो हाफ फिल्ड कक्षक जो होते हैं परमाणु आयन को कैसा बनाते हैं? सिमेट्रिकल बना देते हैं, जिससे कि उनका स्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, तो स्टेबलाइजेशन, रिपल्शन एनर्जी और स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ पेयरिंग। तो पहली बात तो ये देख लो, यदि स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान जितना अधिक होगा कक्षकों का स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा होगा। अब स्टेबलाइजेशन एनर्जी है क्या? स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है? एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी के बीच के डिफरेंस को कहते हैं। यानी कि विनिमय ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा का जो अंतर होता है उसको अपन क्या कहते हैं? स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो एक्सचेंज एनर्जी यानी विनिमय एनर्जी जो होती है वो क्या कहती है? वो डिपेंड करती है अरेंजमेंट ऑफ स्पिन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के चक्रमण, विभिन्न जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके स्पिन पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं, एक्सचेंज एनर्जी हम बात कर रहे हैं ना, जो कि किस पर डिपेंड कर रही है? जो कि डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रॉन के चक्रण पर निर्भर कर रही है। इसको ये दिस इज इक्वल टू n इंटू के। ठीक है, के क्या है? के है एक्सचेंज एनर्जी पर वैल्यू ऑफ n, प्रति n के लिए विनिमय एनर्जी है। अब व्हाट इज n? n is equal to n into n minus 1 upon 2। n is equal to number of electrons with parallel spin। तो n क्या है हमारे पास? समानांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो तो क्या कहलाती है? n कहलाती है। अब हम क्या करते हैं? पेयरिंग एनर्जी निकालते हैं। इफ देर आर मोर देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, यदि मान लीजिए आधे भरे कक्षकों से ज्यादा हमारे पास ऑर्बिटल है तो स्पिन पेयरिंग जो है जरूरी होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास D5 से ज्यादा D6 कन्फिग्रेशन है, तो D5 में तो D6 में क्या होगा? एक तो अपने को कहीं ना कहीं मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? हाफ 5 ऑर्बिटल होते हैं, D5 तक तो सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए, छठे इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करना ही पड़ेगा, है ना। यानी कि हमारे पास अब छठे के लिए स्पिन पेयरिंग विल नेसेसरी। तो हम जो है इसके लिए पेयरिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ पेयरिंग। इसको हम निम्न तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पेयरिंग एनर्जी इज इक्वल टू x इंटू पाई। x क्या है? एनर्जी ऑफ पेयरिंग पर वैल्यू ऑफ x, युग्मन ऊर्जा प्रति मान पर, और x क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हुए हैं उनके युग्मों की संख्या।
तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी अपन जैसे पहले का डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ पेयरिंग। तो एक्सचेंज एनर्जी हमारे क्या एन के माइनस एक्स पाई, ये हमारी स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। और स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमारी जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। जैसे इसको अपन डिफरेंट एग्जांपल में समझते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास D4, D5 और D6 ये कॉन्फ़िगरेशन है। ये तो हमारा हो गया D4 1 2 3 4, ये D5 हमारा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और D6 यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 5 की कैपेसिटी है अपने पास। देखिए डी कक्षक क्या है, 5 डी कक्षक होते हैं, डी जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे तो आपका एक खाली है, यहाँ पे सारे एक एक करके भर गए। और यहाँ पे क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसके पास छठे इलेक्ट्रॉन के पास कोई चारा नहीं है पेयरिंग होने के लिए। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो n इज इक्वल टू, ठीक है, n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो एक्सचेंज एनर्जी हमारी कितनी हो गई, 6k, ठीक है, n इंटू k होती है। एनर्जी ऑफ पेयरिंग कितनी हो गई, 0, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ कोई पेयरिंग है ही नहीं। इससे इसकी एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमारी कितनी हो गई, 6k। किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D4 के लिए। अब अपन D5 पे आए, तो D5 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो गई, 10। ठीक है, एक्सचेंज हमारी यहाँ पर n इंटू के, यानी के यहाँ पे पेयरिंग हमारी कुछ भी नहीं है, इससे 0 हो गई। तो यहाँ कितने 10k, यानी D4 के लिए हमारे पास एक्सचेंज एनर्जी कितने 6, इसके हमारे पास है 10k। ठीक है, अब हम आते हैं D6 पे। तो देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 और 5 मान लीजिए, ठीक है, 10। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हमारा कितना है, 1। तो n इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 10। एक्सचेंज एनर्जी हो गई हमारी 10 के, एनर्जी ऑफ पेयरिंग हो गई हमारी x इंटू पाई 1 पाई। ठीक है, तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमारी कितनी, 10k माइनस 1, ये हो गई हमारी 9। ठीक है, तो देखिए हाफ फील्ड, मतलब हाफ फील्ड की जो हमारी वो है स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। इसलिए D5 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं, D9 और D10 के लिए आते हैं। D9, सॉरी ये D10 है और ये D9 है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको थोड़ा गलत हो गया, ये D9 है और ये आपका D10 है। क्लॉकवाइज स्पिन तो हमारी कितनी हो गई, 5। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हमारी, सॉरी ये D9 के लिए है, D9 के लिए ये आएगा, है ना। ये हमारा किसके लिए हो गया, ये हमारा D9 के लिए हो गया। ये मैं आपको कर दूं, ये D9 के लिए हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा D10 के लिए, है ना। तो D9 में देखिए आप, D9 में आपका क्या है, क्लॉकवाइज स्पिन तो हमारी कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इसके तो एन की वैल्यू 10 आ गई, इसके लिए 6 आ गई। टोटल एन कितना हो गया, 16। एक्सचेंज एनर्जी हमारी कितनी हो गई, 16 के। एनर्जी ऑफ पेयरिंग हमारी कितनी हो गई, k इंटू पाई 4 पाई हो गई। ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर्ड है ना। तो हमारा 16k माइनस 4 पाई, ये हमारी हो गई 12। ठीक है, 10 के यदि हम आते हैं तो हमारी एन कितनी हो गई, फिर क्लॉकवाइज स्पिन 10 हो गई, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भी हमारी कैसे हो गई, 10 हो गई। टोटल एन हमारी कितनी हो गई, 20। एनर्जी ऑफ पेयरिंग हमारी हो गई 5 पाई। तो 20 में से आप 5 गए तो 15।
यानी यहाँ पे हमारा 12 आ रहा था स्टेबलाइजेशन एनर्जी, हमारी 15 आ रही थी, इसलिए D10 कन्फिग्रेशन D9 से ज्यादा स्टेबल है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट टाइम पे हम N+L रूल के साथ आएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का तरीका सीखेंगे। टिल देन गुड बाय।